अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यू ऑल। आज जैसा कि मैंने आप लोगों से राय ली थी, आई एम सॉरी मुझे अपलोड करने में ज़रा देर हो गई रमज़ान की वजह से। आज हम बात करेंगे जनरल साइंस और एबिलिटी के पेपर के हवाले से। देखिए, जनरल नॉलेज में सीएसएस में टोटल 300 मार्क्स के पेपर्स होते हैं और इसमें 3 पेपर्स हैं 100 मार्क्स वाले। पहला पेपर होता है जनरल साइंस और एबिलिटी का, जिसके 100 मार्क्स होते हैं। दूसरा पेपर जब होता है तो वो होता है करंट अफेयर्स का, जिसके 100 मार्क्स होते हैं। और तीसरा पेपर होता है पाकिस्तान अफेयर्स का, जिसके 100 मार्क्स होते हैं। ऑल टुगेदर आपको इस 300 के पेपर में से, यानी 100 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट, इन 300 मार्क्स में से यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 120 मार्क्स टू क्लियर दिस पेपर, विच इज़ कलेक्टिवली नोन एज जनरल नॉलेज, जिसमें 100 मार्क्स की साइंस है, 100 मार्क्स के करंट अफेयर्स और 100 मार्क्स के पाकिस्तान अफेयर्स। आपको इन तीनों में से टोटल मिलाकर 120 या उससे ज़्यादा स्कोर लेना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई साइंस का स्टूडेंट है जिसके जनरल साइंस और एबिलिटी में से 100 में से 80 मार्क्स आ जाते हैं। करंट अफेयर्स में अनफॉर्चुनेटली वो 30 स्कोर करता है, पाकिस्तान अफेयर्स में 20 स्कोर करता है। लेकिन इन तीनों को मिलाकर क्योंकि उसका स्कोर 120 से ऊपर जा रहा है, इट मीन्स उसका जनरल नॉलेज पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, मार्किंग इन तीनों की कलेक्टिवली होती है। अब आ जाते हैं जनरल साइंस और एबिलिटी के सिलेबस पर। 60 मार्क्स इसमें जनरल साइंस पोर्शन के हैं और 40 मार्क्स इसमें एबिलिटी पोर्शन के हैं। यूजुअली जो 20 MCQs होते हैं वो सारे के सारे साइंस के ही होते हैं और फिर उसके बाद 20 मार्क्स वाले जनरल साइंस में 2 सवाल करने होते हैं आपने। उसके बाद फिर पार्ट बी होता है पेपर का, जिसमें एबिलिटी सेक्शन से आपने 20 मार्क्स वाले 2 सवाल करने होते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेपर फॉर्मेट के हवाले से। जब आप पेपर फॉर्मेट पे जाएं, बेटा ये चीज़ जहन में रखिए कि जो भी पेपर आप करने जा रहे हो, अपना एक रूल बना लो कि नॉट मोर देन 15 मिनट्स यू हैव टू क्लियर योर MCQs पोर्शन। आपने किसी सूरत अपने MCQs को 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना। जो आपको आता होगा वो आपको देखते ही क्लिक कर जाएगा, जो नहीं आता उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल एक आपने गेस लगाना है, बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि अगर आपको एक MCQ 20 MCQs में से 3 नहीं आते या 4 नहीं आते, उन सब का आंसर सेम लगा दीजिए। सबका आंसर बी लगा दें या सबका आंसर सी लगा दें। उसमें से अगर कोई एक दो भी होंगे जिसका आंसर बी या सी होगा तो एटलीस्ट वो आपके ज़रूर सही हो जाएंगे। अदरवाइज तो जितने नहीं आते वो सारे मार्क्स आपने लूज़ कर दिए। ठीक है, जब हम आते हैं MCQs के पोर्शन पर, उसमें आपने 20 MCQs किए, एक अलहदा शीट होती है वो कर लिया आपने, काम ख़त्म हो गया। उसके साथ साथ ही आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट मिल जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब आपने उसमें पेपर में देख लेना है कि वो कौन से 2 क्वेश्चन हैं जो जनरल साइंस के आप करेंगे और वो कौन से 2 क्वेश्चन हैं एबिलिटी के जो आपने करने हैं। आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग एबिलिटी पोर्शन वाले सवालात को पहले अटैम्प्ट कर लीजिएगा। रीज़न उसका यह है कि एबिलिटी वाले पोर्शन में आपके लिए डिफरेंस क्रिएटिंग स्कोप कम होगा। मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है, अगर मेरा आंसर 15 आना चाहिए तो मिस्टर एक्स का भी 15 आएगा, मिस वाई का भी 15 आएगा। हम उसमें कोई चेंज खास क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन जब हम बात करते हैं जनरल साइंस के सवालात की, वहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करने का स्कोप है। अगर एसिड रेन के कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स पूछे हुए, हो सकता है मुझे 5 कॉजेज़ और 5 इफ़ेक्ट्स याद हो, आपको 2 कॉजेज़ 2 इफ़ेक्ट्स याद हो, किसी और को सवाल में थोड़ा बहुत ही कुछ याद हो, उसने एग्जैक्टली वो क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किया हुआ, तो उसमें डिफरेंस क्रिएट करना होता है। तो वहाँ पर आपको ज़रा बना सजा के लिखना पड़ता है, हेडिंग ज़्यादा लगानी पड़ती है, वहाँ टाइम ज़्यादा लगता है। एबिलिटी पोर्शन पहले कर लोगे तो उससे ये होगा कि आपने 15 मिनट्स में अपने MCQs निपटा लिए। से अगर अगले 1 घंटे में आप अपने एबिलिटी के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो, तो अब आपके पास 1 घंटा 15 मिनट स्पेंड हुए, मतलब 1 घंटा और 45 मिनट अभी भी बाकी हैं, एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस। तो आपके पास काम करने के लिए टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आप अपने पेपर को मैनेज अच्छा कर सकेंगे। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सोर्सेज के हवाले से बात कर लेते हैं। मैं, क्योंकि मेरा मकसद किसी की प्रमोशन भी नहीं है और दूसरा ये कि सिर्फ मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, किसी भी एकेडमी की कोई सी भी कॉम्प्रिहेंसिव बुक उठा लीजिए जिसमें सारे टॉपिक्स कवर हों, आपको काम कर सकते हैं। मार्केट में एक ही बुक बहुत ज़्यादा चलती है, JWT की, वो आपको आराम से मिल जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें लिखा हुआ हर टॉपिक के बारे में मोर देन इनफ है, बहुत ही ज़्यादा लिखा हुआ है। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप पूरा वही रट्टा मारना शुरू कर दें। द थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज़, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जनरल साइंस के जो नोट्स आपने बनाने हैं वो आप बनाइएगा पॉइंट वाइज। फॉर एग्जाम्पल, एसिड रेन के कॉजेज़ हैं, उसको आप पॉइंट वाइज याद कर लीजिए। बुक लेने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप हेडिंग्स याद कर लीजिए, उसको समझ लें, लिखेंगे आप ओन वर्डिंग्स में।
इसी तरह उसके इफेक्ट्स हैं, सिर्फ हेडिंग्स याद कर लीजिए, लिखेंगे आप उसको अपनी वर्डिंग्स में। इसी तरीके से अगर आपको किसी बायोलॉजिकल ऑर्गन को डिस्क्राइब करना है, ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है, हेडिंग्स याद कर लीजिए, लिखेंगे आप उसमें अपनी मर्जी से ही, अपने टाइम को देखते हुए, अपनी मैनेजमेंट को देखते हुए कि कितना टाइम बाकी है, और आप एक क्वेश्चन को जो 5 मार्क का यूजुअली होता है उसको कितना टाइम दे सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई हमारी सोर्स के हवाले से। एबिलिटी की भी सोर्सेज साथ साथ बता देता हूँ। सिंस आई हैव बीन टीचिंग फॉर टू मैनी ईयर्स टू डिफरेंट क्लासेस, तो एबिलिटी वाले पोर्शन के लिए जो मेरी जनरल स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि मैंने 8th क्लास की जो मैथमेटिक्स की बुक है, उसके अलावा मैट्रिक सिन बोर्ड, क्योंकि मैंने ज़्यादा पढ़ा है तो सिन बोर्ड मैथमेटिक्स की बुक, और उसके अलावा ओ लेवल्स की जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं उसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस किया था। ठीक है, उससे ये होता है कि आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, आप सिलेबस देखोगे, पास्ट पेपर्स देखोगे, उन बुक्स के क्वेश्चंस को देखोगे, तैयारी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। बाकी जो कुछ टॉपिक्स रह गए थे, जैसे मैंने आपको बताया, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स वाली बुक में से मैंने कर लिए थे, और उसके अलावा एक चीज़ मैंने और यूज़ की थी, और वो थी किप्स की बुक। अगर आप लोगों को मिल जाती है आराम से तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी यूज़फुल रहेगी। किसी भी बुक में लिखा हुआ मटेरियल कभी भी इनफ नहीं हो सकता, वो हमेशा आपकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा या बहुत कम होगा। इट्स योर ओन कमांड ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जिसकी वजह से आप अपने सब्जेक्ट कंटेंट को डिसाइड करेंगे। ज़्यादा इसके मामले में कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं। आ जाते हैं जनाब हम इस चीज़ पर कि पेपर में मैंने आ जाते हैं जनाब इस बात पर कि हमने जनरल साइंस और एबिलिटी के सिलेबस को प्रिपेयर कैसे करना है। इन माय ओपिनियन, जब आप कंपलसरी को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो उसमें जनरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पहले प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बाद में आपको नॉलेज अपडेट करने वाले पॉइंट्स बहुत कम और इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स के। यूजुअली आप ये देखेंगे कि एग्ज़ाम वाले दिन तक भी आपको करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के डेटा जो होते हैं उसको अपडेट करते रहना पड़ता है। कैसे करेंगे उसकी तैयारी करंट अफेयर्स की, पाकिस्तान अफेयर्स की, इंशाल्लाह उस पर भी हम अलग अलग वीडियोस मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ शेयर करता रहूँ। जब हम बात करते हैं जनरल साइंस और एबिलिटी की, इसमें देखिए दोनों पोर्शंस की तैयारी का अलग अलग तरीकाकार होगा आपके पास। जनरल साइंस में हम जब देखते हैं, इसमें आपके पास 5 टाइप की डिवीज़न दी हुई है: फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंसेस, फूड साइंसेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिपेंडिंग ऑन योर एकेडमिक बैकग्राउंड आप डिसाइड करोगे कि इसमें से आप कौन सी चीज़ को पहले प्रिपेयर करना चाहते हो। वो स्टूडेंट जिन्होंने प्री मेडिकल पढ़ा हुआ है उन्हें चाहिए कि वो बायोलॉजिकल साइंसेस से प्रिपेयर करना आप शुरू कर दें अपने टॉपिक्स को। उनके पास रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, कंटेंट आसान लगेगा, जल्दी प्रिपेयर कर सकेंगे। सिमिलरली अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है या एनवायरमेंटल साइंसेस से आपका ताल्लुक है तो आपके लिए एनवायरमेंटल साइंसेस का सेक्शन प्रिपेयर करना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। थोड़ी सी चीज़ें समझेंगे और फिर बाकी डिटेल्स आप अपनी तरफ से उसमें ऐड कर सकते हैं। सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करना आपके लिए आसान होता है, वो चीज़ें आप कर सकते हो। प्रॉब्लम उन लोगों के साथ होती है जो पहले ही दिन फिजिकल साइंसेज में उठा के यूनिवर्स के फैक्ट्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं। यूजुअली वो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग तो लगती है, लेकिन आपको ये लगता है यार मुझे ये सब याद करना पड़ेगा कि सन का रेडियस कितना है, अर्थ का रेडियस कितना है, डिस्टेंस दोनों के दरमियान कितना है। इन चीज़ों से बचने के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि जो प्रोसेस ऑफ नेचर है वहाँ से स्टार्ट कर लें। जो इसका पहला पार्ट है ना, कंस्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, उस चीज़ को पहले दिन से ना लेके बैठिएगा। अगर आप मेरी बात मानते हैं या उस पर अमल करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप स्टार्ट कर लीजिए नेचर के प्रोसेसेस से। जो इसमें है कि सोलर और लूनर इक्लिप्स क्या होता है, सूरज ग्रहण क्या है, चांद ग्रहण क्या है, ये चीज़ें जब आप पढ़ेंगे ना, यहाँ से आपके पास कंटेंट बनना आसान हो जाएगा। साइंस के नोट्स बुलेट वाइज बनाइएगा, किसी भी टॉपिक में पॉइंट्स ऐड कर लीजिए। अगर आप 10 पॉइंट्स याद करते हैं, 8 आपको एग्जाम में याद आएंगे, उसमें से 6 आप सही करके लिख देंगे, और अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट के नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये काम आप कर सकते हैं। ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आपसे शेयर की है। डायग्राम्स जहाँ पर रिक्वायर्ड हो ज़रूर बनाइए, और बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से काम कीजिएगा। डायग्राम अगर कही हुई है, बॉल पॉइंट बिल्कुल मत इस्तेमाल करें, पेंसिल से डायग्राम बनाइए। लेबलिंग उसकी बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कीजिए। मैं इंशाल्लाह इस चीज़ पर भी एक वीडियो साथ आपके शेयर करूंगा कि किस तरह से आपकी कॉपी को नज़र आना चाहिए। प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो वही होगी जिसमें कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है, पहले आप, आई वुड रिकमेंड यू कि जो टॉपिक्स हैं, पहले उनमें से ज़्यादातर टॉपिक्स को
बुक से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद पास्ट पेपर्स देखिए, और 5 मार्क के लिए आपके मैक्सिमम एक अच्छी, जो मैं अपनी एक क्राइटेरिया बनाता हूँ, वो ये होता है कि मेरे पास 5 मार्क का सवाल है तो एटलीस्ट 10 पॉइंट लिखे हुए। ये मेरा अपना क्राइटेरिया है, मेरा अपना स्टैंडर्ड है। ताकि अगर 1 मार्क के 2 पॉइंट्स ऐड किए जाएं, नंबर जस्टिफाई हो जाते हैं। अगर उसी में डायग्राम भी है तो आप पॉइंट्स को 2-3 पॉइंट को रिड्यूस करके डायग्राम बना दीजिए, लेबल कर दीजिए उसको, तो आपका काम आराम से आसान हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, बायोलॉजिकल साइंसेस जो ऑर्गेनिक सिस्टम है, पूरे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको पहले से याद मत कीजिएगा, उसको आप रखिए सेकेंड टाइम के लिए। पहले ऑर्गन्स याद कर लीजिए सर, ठीक है, क्योंकि उसके छोटे क्वेश्चन होते हैं, उसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सिस्टम नहीं आएगा, लेकिन उसको बाद में प्रिपेयर कीजिएगा। एनवायरमेंटल साइंसेज में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जहाँ जहाँ आपको रेलेवेंट वीडियोस मिलती हैं यूट्यूब पर, उससे प्रिपरेशन कर लीजिए, आसान रहेगा। फूड साइंसेज में और बायोलॉजिकल साइंसेज में क्योंकि कुछ टॉपिक्स ओवरलैपिंग हैं, तो आप बायोलॉजी के साथ साथ फूड साइंसेज को साथ में प्रिपेयर कर लीजिएगा। और वो बच्चे जिनका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, या जिनको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे बिल्कुल नहीं था, वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को पहले प्रिपेयर कर सकते हैं। बात आती है जनाब, जो सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे। तो जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आप कंस्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स को छोड़कर नेचुरल प्रोसेसेस से स्टार्ट कर लीजिए, वहाँ से आपको काम आसान लगेगा। लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, डायग्राम फिलहाल छोड़ दीजिए, पहले टॉपिक्स याद कर लीजिए और फिर उसके बाद डायग्राम्स को कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है जी। ये आपके पास बात हो गई जनरल साइंसेस के पोर्शन की। फिजिकल एबिलिटी, जो जनरल एबिलिटी है, जब हम उसकी बात करते हैं, देखिए मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जिस दिन मैं, अगर एक दिन मैं फ्रैक्शंस करता हूँ, अगले दिन मैं रेशियो करता हूँ, उसके अगले दिन मैं ट्राइगोनोमेट्री करता हूँ, उसके अगले दिन मैं पाइथागोरस थ्योरम करता हूँ, तो मैं पिछले टॉपिक्स बिल्कुल भूलता जा रहा होता हूँ। इससे बचने के लिए मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं 5 टॉपिक्स को जहन में रखता हूँ कि मैंने ये रेशियो करना है, प्रोपोर्शन करना है, उसके अलावा ट्राइगोनोमेट्री करनी है, मैंने फ्रैक्शंस करने हैं, और मैंने जो है वो से फैक्टराइजेशन करनी है। अगर मैंने ये 5 टॉपिक्स करने, तो मैं क्या करता हूँ, एक दिन इन 5 की एक्सरसाइजेस से 5 के मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। मतलब एक्सरसाइज 2.1 उठाई, उसका 5वां क्वेश्चन, फिर उसका 10वां क्वेश्चन, फिर उसका 15th क्वेश्चन, फिर उसका 20th क्वेश्चन, फिर दूसरे चैप्टर की एक्सरसाइज पर आ गए, उसमें से भी 5 क्वेश्चन नंबर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। इस तरह एक दिन में आप 5 के मल्टीपल्स कर लो, अगले दिन 6 के मल्टीपल्स कर लो, नेक्स्ट डे 7 के मल्टीपल्स कर लो। तो इससे क्या होगा, आप एक दिन में मोर देन 1 टॉपिक्स पे जब अपनी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके दिमाग को डाइवर्सिटी भी मिलेगी, तो आपकी जो मेंटल रिलैक्सेशन है वो बढ़ जाएगी। हमारे दिमाग को 24 घंटे काम करना होता है, कोई ऐसा इंस्टेंट नहीं होता जब वो काम ना करो, तो इसीलिए उसको वैरायटी से, वेरिएशन से फ्रेशनेस मिलती है। अगर आप एक पूरे दिन ट्रिग्नोमेट्री लेके बैठे रहेंगे ना, तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे, बल्कि आप नहीं, मैं भी भूल जाऊंगा, बिकॉज हम एक जैसा काम करके बोर होते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप अपनी जो कंटेंट्स है उसमें वेरिएशन लाते रहो, आपको ज़्यादा आसानी से प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है जी। इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा, और जो बुक आपको मिलती है आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं कोई इस तरह की बात नहीं करता जो मैंने खुद प्रैक्टिस ना की हो। जो सिलेबस में बुक्स लिखी हुई हैं, मैंने इनमें से कोई भी बुक यूज़ नहीं की थी। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने 2 एकेडमी की बुक्स उठाई थी, JWT की और किप्स की, और उसके अलावा मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए जो बुक्स यूज़ की थी वो O लेवल्स की बुक्स थी, मैथमेटिक्स की और साइंस की, और सिंध बोर्ड की बुक मैंने यूज़ की थी, मैट्रिक मैथमेटिक्स की और 8th क्लास की मैथमेटिक्स की। उसी में से मेरी ज़्यादातर तैयारी हो गई थी, सिंस आई हैव बीन टीचिंग फॉर सो मैनी ईयर्स। तो इसीलिए मेरी केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के ज़्यादातर टॉपिक्स वैसे ही क्लियर थे। फिज़िक्स जो थोड़ी बहुत करनी थी वो भी मैंने पढ़ी हुई थी, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। नोट्स का मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर अर्ज कर देता हूँ, हेडिंग वाइज नोट्स बनाया कीजिए। CSS की कॉपी में आप जितना अच्छा बच्चा बन के काम करेंगे ना, उतना आपकी टाइम मैनेजमेंट पता चलती है। देखिए, मैं 2 स्टूडेंट्स को बिठाता हूँ, एक स्टूडेंट सिर्फ ब्लू बॉल पॉइंट लेकर आया हुआ है, अब उसे जो भी सवाल मिल रहा है वो सिंपल ब्लू बॉल पॉइंट से लिखता चला जा रहा है। एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने उसी 3 घंटे के पेपर में अपने काम को ब्लू जेल पेन से किया हुआ है, जहाँ पर उसको हेडिंग्स मार्क करनी थी वहाँ उसने ब्लैक पॉइंटर यूज़ किया हुआ है, ब्लू मार्कर यूज़ किया हुआ है,
ऑर्गेनाइज्ड वे में काम हुआ है, डायग्राम्स जहाँ बनानी थी वहाँ पेंसिल से बनी हुई है। सो इट शोज़ दैट यू हैव बेटर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। आप काम को तरीके से करना भी जानते हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशन पर भी काम करते हैं और आप 3 घंटे को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करना भी जानते हैं। प्लस ये कि जब आप किसी एक पैराग्राफ को लिखते हैं, सपोज़ कीजिए मैं आपको एक कॉपी चेक करने के लिए देता हूँ, उसमें कोई हेडिंग नहीं है, सिंपल बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे हैं। आप खुद डर जाएंगे कि यार इसमें लिखा हुआ क्या है, पता नहीं कौन सी चीज़ रेलिवेंट है नहीं है, मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा, एंड यू विल फील बोर्ड। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपको एक कॉपी देता हूँ चेक करने के लिए जिसमें बहुत सारी हेडिंग्स बनी हुई हैं, आप जस्ट हेडिंग्स को देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वेदर द कंटेंट इज़ रेलिवेंट टू द क्वेश्चन और नॉट। तो खुद डिफरेंस क्रिएट करना है, सोचिए और देखिए कि आप कौन से पॉइंट पर ज़्यादा आसानी से बना सकेंगे। ठीक है जी, तो आज की वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग बहुत सारे मैसेजेस करते रहते हैं, उस वजह से मेरे रिप्लाई में भी कभी देर हो जाती है, माइंड ना कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को रिप्लाई करता रहूँ। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और फिर किसी दूसरे टॉपिक पर हम बात करेंगे। कोशिश मेरी ये होगी कि मैं साइंस की कॉपी का क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आपको दिखा दूँ, और दूसरा ये कि अगर इसके बाद हम बात करते हैं तो हम दूसरे किसी कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।